देखो स्टार्ट करेंगे अब कन्वेक्शन। ऐसे कन्वेक्शन में आपको बस एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी क्वेश्चन आते नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। कन्वेक्शन मैं बस आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताता हूँ। कंडक्शन जो हमने देखा, तो कंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए था कंडक्टर। कंडक्शन में आप देख रहे होंगे हीट फ्लो जो हो रहा है कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, राइट। कंडक्शन कब होगा? जब कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एक एंड का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन अनदर एंड का टेम्परेचर, तब जाके कंडक्शन हो रहा है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी के। लेकिन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में क्या होता है देखो, जैसे एक बॉडी है आपके पास, ये वाला बॉडी है, हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T1। अभी आपने क्या किया, एयर का फ्लो किया, मतलब इसको एयर का फ्लो दिया कंटिन्यूअसली। अब जो एयर है उसका टेम्परेचर है T2, इन विच T1 is greater than T2। This is basically a flow of air। अब क्या होगा, एयर को आप अगर किसी हॉट बॉडी के अराउंड फ्लो करोगे, जैसे अपना अपन अभी गर्मी हो रही है आपको, ठीक है, आपने फैन चालू किया, राइट, भले ही फैन ठंडी हवा नहीं भी दे रहा है, फिर भी आपके अंदर की गर्मी जाती है। बताओ कैसे? क्योंकि वो जो टेम्परेचर है, फ्लो ऑफ एयर का अगर टेम्परेचर कम होता है, जो कूलर वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आप सब कूलर तो यूज करते होंगे घर पे, करेक्ट। तो कूलर क्या करता है, आपकी बॉडी को ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर, कूलर में से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू योर बॉडी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? फ्लो ऑफ एयर के थ्रू। अब बॉडी से जब एयर बाहर निकलेगा तब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताओ, एयर का बताओ। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने बॉडी का टेम्परेचर कम किया और खुद का टेम्परेचर इंक्रीज किया एयर ने, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर जब भी कन्वेक्शन होगा, तो यहाँ पे ओनली हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर और फ्लो ऑफ वाटर। अगर एयर के जगह पे आपका वाटर भी आता है ना, ठंडा ठंडा पानी, तो भी आपका हॉट बॉडी क्या हो जाएगा, हीट लूज करेगा, और ये हीट खुद लेके जा रहा है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे कंडक्टर में कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो हो रहा था, कंडक्टर में से हीट फ्लो हो रहा था। यहाँ पे हीट फ्लो कैसे हो रहा है, एयर खुद हीट को लेके जा रहा है अपने साथ। फ्लो ऑफ एयर एंड फ्लो ऑफ वाटर, ये दोनों हीट कन्वेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हीट कन्वेक्ट करेंगे, दिस हीट कन्वेक्ट। तो जब भी हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर एंड फ्लो ऑफ वाटर और फ्लो ऑफ वाटर, देन दिस हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख लो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस कन्वेक्शन का, ठीक है। हाँ, वहां पे कौन था, कंडक्टर मीडियम था हीट फ्लो करने का। अगर कंडक्टर नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या था अगर आप देखोगे। वैसे ही यहाँ पे मीडियम क्या है जो हीट फ्लो कर रहा है बताओ, एयर नहीं तो वाटर। एयर नहीं तो वाटर, वो खुद हीट को लेके जा रहा है अपने साथ। तो डिफरेंस देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखोगे पूरे सरफेस के थ्रू आपका हीट निकलता है, सरफेस के थ्रू, अंदर का हीट तो नहीं निकलेगा वॉल्यूम का, क्योंकि आपका जो एयर का कांटेक्ट है या फिर वाटर का कांटेक्ट है वो तो सरफेस के साथ ही होगा बॉडी के, राइट। तो इसमें अगर आप dq by dt निकालने जाते हो कन्वेक्शन में, तो दिस
rate of flow of heat is directly proportional to area, but this area is surface area. कंडक्शन में आपने देखा होगा वो एरिया कौन सा था, क्रॉस सेक्शन एरिया. यहाँ पे पूरे सरफेस के थ्रू हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है. तो किसको प्रोपोर्शनल है, ओनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को. और यहाँ पे आप देखो हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, एयर का टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या दिखा रहा है, T1 माइनस T2. तो अगेन जैसे कंडक्शन था वैसे ही इधर टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और लेंथ के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है. लेंथ आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो आपको पता ही नहीं, क्योंकि लेंथ के अक्रॉस फ्लो कर रहा है क्या हीट, और डायरेक्शन में जा रहा है, किधर भी जा रहा है. जैसे एयर का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, तो लेंथ पे इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे डायरेक्ट आपका dq/dt आता है. इस पे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सिलेबस में होता नहीं. तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ गया h इंटू a इंटू T1 माइनस T2. h क्या हो जाएगा बताओ इधर, आगे बताओ. कन्वेक्शन कन्वेक्शन कांस्टेंट. कांस्टेंट, दैट्स इट. यूनिट भी अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन. इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कभी आपको पैसेज आ गया, एडवांस में पैसेज आ सकता है, पैसेज में आपको ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन होगा और इस पे 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं. एक बार आया था, राइट, कंप्रेंशन टाइप क्वेश्चन. लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट मेंस में भी आता है. रिलेशन आएगा, जैसे एक आपके पास स्फीयर है ऑफ रेडियस r और दूसरा स्क्वायर है ऑफ रेडियस ऑफ साइड लेंथ r. तो बताओ किस में से ज्यादा हीट कन्वेक्ट होगा, हीट कन्वेक्शन किसका ज्यादा होगा, पहले का कि दूसरे का. पहले का, क्यों, क्योंकि सर उसका ज्यादा सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में करेक्ट. आएगा. ये स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², और इसका सरफेस एरिया क्या है, ओनली r इंटू r. नहीं 6r². 4r². ये क्यूब है बेसिकली. हाँ तो हाँ, बताया 6r² सर. 6r² होता है. तो दोनों को कंपेयर करोगे तो कौन सा बड़ा एरिया, ये वाला. तो यहाँ पे डायरेक्ट Q1 इज ग्रेटर देन Q. यहाँ पे टेम्परेचर सेम दिया था, डिफरेंस, ठीक. तो ऐसे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी. हाँ नीट में भी यार, आपको एटलीस्ट देखते हैं कि कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि किस पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए. सरफेस एरिया पे और टेम्परेचर डिफरेंस. सर यहाँ पर T1 और T2 दोनों भी एयर के ही टेम्परेचर है ना, एयर या फिर वाटर. नहीं T1 तो बॉडी का टेम्परेचर है ना. क्या अच्छा, होता है, T1 बॉडी का बॉडी से एयर हीट लेके जा रहा है अपने साथ. जैसे गर्म हवा होगी और बॉडी ठंडी दूसरे होगी. वाले का ज्यादा होगा ना, क्या क्या, मतलब 6r² का ज्यादा होगा ना. 4π कम है क्या, मेरे को पता नहीं. 4 इंटू 3.14 कितना होता है. अच्छा नहीं रे हाँ, नहीं, बाबा, हाँ सर पता समझा. होगा. ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है कन्वेक्शन में. खत्म कन्वेक्शन. फिर आते हैं हम रेडिएशन इस ट्रांसफर. रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी भी काम चल रहा है, मॉडर्न टॉपिक है, मजा आएगा आपको. सर एक और डाउट था ऊपर वाले वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में. हाँ बोलो, इसको लिख दो क्यूब ये सर्कल और ये हाँ ये स्फीयर और है. ये क्यूब है. अगर हाँ ये अगर किसी टेबल पे रखे होंगे जैसे कोई सरफेस पे, हाँ, तो क्यूब का एक जो बॉटम सरफेस होगा वो तो मतलब टेबल के साथ कांटेक्ट कांटेक्ट में में नहीं होगा, तो होगा. उससे कन्वेक्शन नहीं होगा ना. हाँ तो यहाँ पे ओनली नहीं होगा. कितने कितने आएंगे, फिर πr² आएंगे ना. कन्वेक्शन तो होगा बाकी फायर. 5 सरफेस का. हाँ हाँ 5 से होगा ना, वो जो सरफेस के हाँ साथ टच में है वो नहीं होगा ना. उसका नहीं होगा, सही बोल. ओके.
वैसे आप अगर डीप में जाते हो ना तो कन्वेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर मटेरियल का सरफेस अलग है। हर मटेरियल मतलब जैसे आप लिक्विड, जैसे आप देखोगे ना, आप मशीन जब चलाते हो, बहुत सारी ऐसे मशीन होती है आपकी इंडस्ट्रीज में जिसमें ना आप फ्लूइड को यूज करते हो। हाँ बताता हूँ ना, एग्जांपल बताता हूँ। अभी क्या हो गया, आपका इंजन है सपोज, चलो आपको, आपने गाड़ी सबने चलाई है तो गाड़ी के रिस्पेक्ट बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। आपका इंजन है, इंजन किस पे काम करता है? पिस्टन पे, ऐसे, राइट? ऐसे आपका एक पिस्टन होता है, राइट? ये ऊपर नीचे होता है, और पिस्टन के अंदर यहाँ पे क्या होता है? गैस होता है, राइट? जैसे ऊपर नीचे होता है आपका, वो रोटेट होता है आगे वाला पार्ट। कौन सा वाला? शाफ्ट वाला पार्ट। अभी क्या होगा, मैंने आपको बोला था, सेकंड लॉ जब पढ़ा रहा था, तब उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गैस में पेट्रोल क्या हो रहा है, उधर बर्स्ट हो रहा है, आप इधर क्या दे रहे हो? पेट्रोल का बर्स्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, राइट? तो अभी टेम्परेचर उसका कम करना है, तो उसके लिए ना फ्लूइड यूज करते हैं अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं कूलेंट। आपने नाम सुना होगा। वो फ्लूइड क्या करते हैं? ठंडे फ्लूइड होते हैं वो अगर इस इंजन के अराउंड घूमेंगे, पिस्टन के अराउंड, तो पिस्टन का टेम्परेचर क्या कर देंगे? वो कम कर देंगे। तो कूलेंट हम बाहर से सप्लाई करते हैं पिस्टन में विथ सर्टेन वेलोसिटी, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो पिस्टन अपने आप ठंडा हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे कूलेंट हम यूज करते हैं। तो कूलेंट हमेशा वाटर नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है। अगर वो उसको, इसका टेम्परेचर कम करने जाएगा तो खुद का भी टेम्परेचर बढ़ा के आएगा वापस, ठीक है? तो बेसिकली कन्वेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, बहुत सारे उसमें वेरिएबल आते हैं, तो इसलिए हम सिलेबस में लेते नहीं उसको। पता चल रहा है ना? किसी भी हॉट बॉडी है, जैसे आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक मशीन बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, सपोज ये जो है ना, इसको तोड़ रहा है कोई मशीन, ठीक है, ऊपर से फोर्स लगा के, तो तोड़ते टाइम फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा। तो तोड़ते टाइम क्या हो सकता है, कभी कभी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और ये मेल्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो आप? फ्रिक्शन से आप इसको तोड़ रहे हो, कट होता है ना, वो कट होता है, तो कट होते टाइम फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लगता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मेल्ट भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते टाइम ही फ्लूइड को डाल देते हैं अलग से सप्लाई, सो दैट उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो भी रहा है तो उसी टाइम डिक्रीज हो जाए, क्योंकि मेल्ट ना हो मेटल। समझ रहे हो आप? कट करते मतलब पता नहीं क्या आपको? जैसे ये है, आप यहाँ से इसको कट कर रहे हो ऐसे अंदर डाल के, टक 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 टक, ऐसे वो होता है ना, वो घूमते रहता है। सर वो ग्रेनाइट वगैरह में भी होता हाँ है, हाँ मतलब हाँ, जब वो करेक्ट शेप करेक्ट। में काटते हैं तभी थोड़ा ठंडा, मतलब पानी डालते रहते हैं पानी वो उसमें। भी डालते रहते ग्राइंडर साथ में। ग्राइंडर करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट, राइट राइट। तो उसमें क्या होगा, फिर गर्म होगा, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन आपका हीट में कन्वर्ट होता है, तो मेल्ट ना हो मटेरियल खुद। अगर मेल्ट होता है तो आपका जो टूल है ना, उसको हम टूल बोलते हैं बेसिकली, जो कट करता है, और जो कट होता है उसको हम बोलते हैं वर्क पीस, ठीक है? तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? एग्जाम्पल पता चला ना? बताओ। ओके। मतलब अभी हम सर आप आएंगे। क्या। हाँ बोलो। ठीक है। अरे आपका आवाज कट हो रहा है, मैसेज कर दो आप शायद। अभी हम आएंगे रेडिएशन पे। रेडिएशन बहुत सही कॉन्सेप्ट है, इसमें ही ब्लैक बॉडी आता है। रेडिएशन, हीट ट्रांसफर विथ
will coefficient of performance get affected due to coolant? हाँ अफेक्ट हो सकता है, वैसे कूलेंट से अफेक्ट नहीं होगा ज्यादा, वो फ्रिक्शन से अफेक्ट होगा, राइट? फ्रिक्शन की वजह से ना तो हीट लॉस ज्यादा होता है, जितना आपका हीट लॉस होगा उतना आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घटेगा, राइट? हीट लॉस कम करना है बेसिकली। कूलेंट तो बेसिकली आपका हीट लॉस को क्या कर रहा है, वाटर के थ्रू इजीली मेटल से बाहर निकाल रहा है हीट को, ठीक है? हाँ अफेक्ट तो करेगा ही, सही बोल रहा हूँ। उतना डीप में जाना ही नहीं अपने को, सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन सोच रहे तो अच्छी बात है, सोच के देखो। रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर देखो। इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सन है, अभी सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है सराउंडिंग में, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रांसफर करता है, राइट? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अगर हीट ट्रांसफर करेगा तो ये हीट किधर आएगा, अर्थ के रिस्पेक्ट बात करते हैं, ठीक है? ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस हर बॉडी पे आता है वैसे तो, सन का हीट आपके ऊपर भी आएगा, सरफेस पे भी आएगा, हर जगह आएगा। तो ई एनर्जी सपोज सरफेस पे आ गया, ऐसे ई एनर्जी आ गया, ठीक है? हीट ही एनर्जी होता है, ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। तो बताओ इस एनर्जी क्या क्या हो सकती है आफ्टर इंसिडेंट, ई को क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एनर्जी, जो सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है? अब क्या होगा, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होना भी चाहिए, राइट? कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, एब्सॉर्ब, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, मतलब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो उसने एब्जॉर्ब किया कुछ एनर्जी, राइट? एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेगा तो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। तो इसमें आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी जाएगा, तो हाँ इंसिडेंट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब प्लस प्लस ट्रांसमिटेड। सर ट्रांसमिटेड मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉरी ट्रांसमिटेड मतलब जो अर्थ सरफेस के अंदर घुस गया, राइट? कुछ कुछ सरफेस, अभी अर्थ सरफेस के यहाँ पे कोई हॉलो चीज आ गई, राइट? जैसे अर्थ सरफेस के अंदर घुस गया मतलब वो एब्जॉर्ब ही हुआ बेसिकली, करेक्ट? लेकिन कभी हॉलो सरफेस है तो हॉलो सरफेस के अंदर जो घुसा वो ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट जो हुआ, राइट? सही, तो आप लिख सकते हो इन क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, और हीट जो भी आपको बोलना है, ई आर है रिफ्लेक्टेड, ई ए क्या है, एब्जॉर्ब, जो आपने एब्जॉर्ब किया है, ई टी है आपका ट्रांसमिटेड, ठीक है? बहुत सही है। अभी क्या होता है ना कि आपका आता है एक ब्लैक बॉडी, तो आपको ब्लैक बॉडी समझना पड़ेगा होता क्या है। अभी आपने देख लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ब्लैक बॉडी का थोड़ा कॉन्सेप्ट हिला हुआ रहता है, मैं बता भी दूंगा तो भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। तो आप इसको सही से देखो, ब्लैक बॉडी क्या है, जब तक आपको पता नहीं चल रहा है तब तक। तो अभी जो ब्लैक बॉडी है ना, वो क्या करता है, सपोज ये आपका ब्लैक बॉडी है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी आ रहा है ना, ई इंसिडेंस, कहीं से भी, सन से आ रहा हो या फिर किसी भी सोर्स से आ रहा हो, वो सारा का सारा एनर्जी क्या कर देता है, खा लेता है, एब्जॉर्ब करता है। सारा इंसिडेंट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। इसका क्या मतलब है, कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ईटी भी आपका जीरो है और कुछ रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है।
तो ये बेसिक आपका डेफिनेशन होता है ब्लैक बॉडी का, और कोई डेफिनेशन नहीं है। ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी will absorb by ब्लैक बॉडी। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, राइट, जिसमें आपका सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ? एब्जॉर्ब होने में, मतलब ब्लैक बॉडी खींच रहा है। इसका मतलब क्या देख रहे हो आप? जैसे आपने सोचा भी था कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, सारे पार्ट को खींचता है अपने तरफ, राइट। ब्लैक होल की भी जब बात होती है तो इसका भी यही मीनिंग है, खींच रहा है लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ एब्जॉर्ब मतलब कुछ ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फिर ये इंसान को पता चल गया, और जब भी इंसान को कुछ पता चलता है तो खुद का ब्लैक बॉडी बनाता है। नेचर में तो वही सन आपका ब्लैक बॉडी होता है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर इंसान ने एक ब्लैक बॉडी बनाया, कैसे बनाया देखो। अपने पास दिमाग है, तो हम कैसे बनाएंगे ब्लैक बॉडी? हमने ऐसा कुछ लिया और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस डाल दिया, राइट। ये जो वॉल है उसको बोल दिया एडियाबैटिक वॉल है, इसमें से कोई हीट बाहर नहीं जाएगा। और ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसमिट भी हो रहा है, तो एडियाबैटिक वॉल से बाहर तो नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, मतलब यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, तो फिर इधर आएगी, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, और ऐसे करते करते सारा का सारा आफ्टर लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, रिफ्लेक्ट होते होते। हाँ, जैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्शन के बाद पूरा का पूरा इंसिडेंट एनर्जी देखो एब्जॉर्ब हो गया अंदर। ये होता है आपका आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट पता चला। जितना भी एनर्जी उसके पास आता है सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ना ट्रांसमिट करेगा ना रेडिएट करेगा। और जो नॉर्मल सरफेस है, जो आपका ब्लैक बॉडी नहीं है, आपकी नॉर्मल बॉडी है, तो आपके पास अगर कोई एनर्जी आती है तो आप कुछ एब्जॉर्ब करोगे, मतलब उस एनर्जी से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कुछ रेडिएट करोगे और कुछ ट्रांसमिट करोगे, आपके बॉडी के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक बॉडी। बेसिक डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी का कि टोटल इंसिडेंट एनर्जी विल एब्जॉर्ब। फिर ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट ना और एक कॉन्सेप्ट आता है, अब पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा क्या करेगा, छोड़ेगा भी। जैसे अभी यही ब्लैक बॉडी आपके पास एब्जॉर्ब कब करेगा, जब उसका टेम्परेचर कम होगा। अब इसका टेम्परेचर है टी नॉट और सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी एस, इन विच टी नॉट इज ग्रेटर देन टी एस। ये आपका है ब्लैक बॉडी। तो ये क्या करेगा, अब एब्जॉर्ब करेगा कि छोड़ेगा बताओ? छोड़ेगा। छोड़ेगा। अब ऐसा बोलते हैं ब्लैक बॉडी जो हीट रेडिएट करता है, छोड़ रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनवायरनमेंट में, हर डायरेक्शन में। देखो आप सरफेस एरिया के थ्रू ही रेडिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला बनाओगे ना वो, तो यहाँ पे सरफेस एरिया आना भी चाहिए। सरफेस के थ्रू हीट रेडिएट कर रहा है, right? तो ऐसे बोलते हैं पूरा का पूरा जो भी उसने एब्जॉर्ब किया आज तक, सारा का सारा हीट छोड़ ही देता है, वो रेडिएट ही करता है, ऐसे अपने पास बचा के कुछ नहीं रखता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है
सर पर ब्लैक बॉडी तो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। कब एब्जॉर्ब करेगा? जब उसका टेम्परेचर कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू सन। सन उसके लिए सपोज ब्लैक बॉडी है, देखो सन भी ब्लैक बॉडी है और ये भी आपका एक ब्लैक बॉडी है, लेकिन सन का टेम्परेचर इससे ज्यादा है, राइट? तो कहां से किधर हीट फ्लो होता है? आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो पता है, हाई टेम्परेचर हाई टू टू लो लो। टेम्परेचर, राइट? तो अभी एनर्जी यहाँ पे आ रहा है तो सारा उसने खा लिया। अभी अभी मैं सोच रहा हूँ सन है ही नहीं, है भी तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो अभी जो आपका ब्लैक बॉडी है वो तो क्या करेगा, सराउंडिंग में हीट रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है, ना यहाँ पे हवा है, ना यहाँ पे एयर है, ना यहाँ पे कंडक्टर है। यहाँ पे बस क्या है, सराउंडिंग है और खुद की बॉडी। जैसे आपकी भी बॉडी होती है, आप जहाँ पे बैठते हो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है बताओ? गर्म हो जाता है। क्यों? वो जगह, क्योंकि हम हीट रिलीज करते हैं। राइट? आप भी हीट रेडिएट करते हो, लेकिन आप ब्लैक बॉडी नहीं हो, आप नॉर्मल बॉडी हो। तो हर बॉडी, नॉर्मल बॉडी भी और ब्लैक बॉडी हीट रेडिएट करती है। लेकिन जब आप ब्लैक बॉडी की बात करोगे तो ब्लैक बॉडी जो हीट रेडिएट करता है वो नॉर्मल बॉडी से भी ज्यादा रेडिएट करता है, मतलब सारा का सारा हीट रेडिएट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हीट रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी is maximum as compared to normal body at given temperature, ठीक है? as compared to normal body at given temperature। तो एक ब्लैक बॉडी आपके पास जिसका टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है? इसने हीट रेडिएट किया, सपोज इसको हम बोल देते हैं ईबी। ईबी एनर्जी रेडिएट किया ब्लैक बॉडी ने, उसी के जगह पे एट गिवन टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पे आपका एक नॉर्मल बॉडी है और उसने हीट रेडिएट किया ई एन, ई नॉर्मल। तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? बताओ। अभी मैंने लिखवा है कि हीट रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ने कितना हीट रेडिएट किया? ईबी। नॉर्मल बॉडी ने, राइट? इन दिस केस ईबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएन, मतलब हीट रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी एट गिवन टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट लेते हो तो कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में। फिर हमने एक कांस्टेंट निकाला सो दैट अगर आपको ब्लैक बॉडी का एनर्जी पता है तो नॉर्मल बॉडी का भी आ जाए। उसको हम बोलते हैं एमिसिविटी, ई। सर ये नॉर्मल वाले में भी सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम है ना? हाँ हाँ, एमिसिविटी, ठीक है। एमिसिविटी क्या होगा आपका? हीट रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी एट गिवन टेम्परेचर। अब ये लिखूं कि नहीं? चलो लिख देता हूँ फिर भी। हीट रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी एट गिवन टेम्परेचर। सिमिलरली ये हो गया हीट रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी, ईबी, एट गिवन टेम्परेचर। बस यहाँ पे ब्लैक बॉडी आएगा। तो ये जो रेशो है वो हमेशा क्या होना चाहिए बताओ? एमिसिविटी क्या होना चाहिए आपका हमेशा? याद रखो, शुड बी ई भी बड़ा ई एन से, तो ई क्या होगा हमेशा? स्मॉल ई। बताओ बताओ, एक से कम होगा, एक से ज्यादा होगा, क्या होगा? लेस देन वन होगा। कोई भी बता सकता है, राइट? जीरो से लेस देन वन। तो दिस एमिसिविटी विल ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। एमिसिविटी नोट कर लो, हीट रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय
हीट रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी। हीट की जगह पे यहाँ पे पावर भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर मैं पावर को भी लिख दूं बीच में तो। राइट, dq बाई dt होता है पावर, टाइम के रिस्पेक्ट बस। अभी हम आते हैं प्रॉपर रेडिएशन के लॉ पे। हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन आए, उन्होंने कुछ बताया, देखो। स्टीफन इन्होंने फिर रेडिएशन पे थोड़ा काम किया, मतलब हर एक ब्लैक बॉडी लिया, फिर ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करता है वो देखा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट कैसे वैरी हो रहा है, ग्राफ बनाया, फिर रिलेशन निकाला। तो जैसे ब्लैक बॉडी के लिए अगर मैं बोलता हूं ब्लैक बॉडी, अगर इसका टेम्परेचर है टी नॉट, ठीक है, टी नॉट क्या है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा। ये तो उसको भी पता चल गया। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे जो पावर रेडिएट होगा या फिर हीट रेडिएट होगा वो किस पे डिपेंड होगा, बताओ। अभी लिखते हैं पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी। मैंने एक चीज आपको बताई थी, कहां से रेडिएट हो रहा है वो, सरफेस से, तो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, पहला तो पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी, सरफेस एरिया। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया and difference in temperature. सरफेस एरिया, राइट। डिफरेंस इन टेम्परेचर, लेकिन वो कंडक्शन और कन्वेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही उसको मिला। बस ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, अभी सराउंडिंग में कुछ टेम्परेचर नहीं लिया उसने, जीरो कंसिडर कर लिया, सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है जीरो, वैक्यूम, तब उसने पूरा वो किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, तब पता चला कि जो ब्लैक बॉडी है वो जो पावर रेडिएट कर रही है इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4। किसका टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर। ये एक अलग चीज मिली है स्टीफन को। देखो, रेडिएशन पे टेम्परेचर डिफरेंस टू द पावर 4 नहीं है यहाँ पे, सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो उसका खुद का जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, उसका टू द पावर 4 वो ग्राफ से पता चलता है, राइट। पहले उसने एरिया कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू पावर, नहीं तो पावर रेडिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का फिर उसने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ ऐसे से आया। फिर आप इस ग्राफ को कर्व में फॉर्म करोगे तो क्या आएगा, पी आर इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इनटू टी टू द पावर 4। तो फिर पता चलता है उनको कि जो पावर रेडिएट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4 है। यहाँ पे टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। फिर बताओ, फिर पावर रेडिएट क्या हो जाएगा, ये दो पे डिपेंड करता है, और A into ए इंटू टी टू द पावर 4 इंटू एक कांस्टेंट भी आएगा, हाँ पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी लिखना इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया है हमने। एक कांस्टेंट आता है सिग्मा बोलते हैं हम इसको, इंटू ए इंटू टी नॉट टू द पावर 4। सिग्मा क्या होगा बताओ आपका, यहाँ पे किसने बनाया लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन हाँ, तो कांस्टेंट। मैं अपना नाम ही दूंगा उसको, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू आप याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, बहुत सिंपल है, 5 6 7 8 याद रखना। क्या 5 6 7 8 रख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 5.67
इंटू 10⁻⁻8, यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन टू द पावर 4। नोट कर लो इसको। पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी सिग्मा ए इंटू T0 टू द पावर 4। हीट ट्रांसफर नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे, पावर कितना ट्रांसफर हुआ है वो नहीं निकाल रहे अभी भी, कितना छोड़ रहा है बस ये देख रहे हैं एनवायरनमेंट में। राइट राइट। अभी जैसे आपने ब्लैक बॉडी का पावर निकाला, तो मेरे को बताओ फिर नॉर्मल बॉडी का क्या होगा। मैंने अभी ऊपर बताया था। क्या बोल रहे हो आप? ई टाइम्स, करेक्ट, सही बोल रहे हो। हमारा एमिसिविटी क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पावर रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी। तो अगर मेरे को पावर रेडिएट बाय नॉर्मल बॉडी निकालना है, दिस विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ पावर रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी। और अभी ऊपर आया ब्लैक बॉडी का पावर रेडिएट सिग्मा ए T0 टू द पावर 4। तो सिमिलरली अगर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर T0 है, सपोज आपके बॉडी का टेम्परेचर T0 है, तो आप कितना पावर रेडिएट कर रहे हो? ई सिग्मा ए T0 to the power 4. This will be your power radiated by normal body. ये आपका क्या है? एमिसिविटी। नोट करेंगे हम। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, आराम से लिखो, कोई नहीं कोई नहीं। फास्ट हो रहा है क्या बताओ? नहीं सर, नहीं फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। सर ई निगेटिव भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये कैसे निगेटिव होगा? 0 से 0, 0 भी लिखो। ब्लैक बॉडी आइडियल टर्म है, हाँ ब्लैक बॉडी हमारा आइडियल टर्म है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हमने सन को इतना मतलब ये नहीं किया है, देखा नहीं है, अदरवाइज सन को मान सकते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ऐसा बोलते हैं कि सन से अच्छा कोई ब्लैक बॉडी है ही नहीं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, उसको आप थोड़ा सा फोकस करो बस, नहीं तो समझेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अलग है। ये हो गया है क्या सबका? बताओ। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला हो गया, ठीक है। मैं देखो, सपोज आपके पास है एक सन, ठीक है। सन सन नहीं लग रहा है, तो ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ सन। इसका रेडियस है r। अब इसका टेम्परेचर अगर T0 है, तो ये कितना पावर रेडिएट करेगा? सन को अज्यूम करो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है,
बताओ पावर रेडिएट बाय सन कितना होगा? अरे आर क्यों लिख रहा हूँ मैं, पीआर होना चाहिए यहाँ पे। आर क्या है बताओ तन्मय, आर क्या है? पी आर बाय सन मतलब ब्लैक बॉडी। क्या होगा? सिग्मा, करेक्ट। ए क्या होगा अभी यहाँ पे? 4 पाई आर स्क्वायर। ए सरफेस एरिया, आर क्या है उसका? रेडियस इंटू टी नॉट टू द पावर 4। ये तो है। अब मेरे को बताओ, जैसे मैं दूर दूर जाऊंगा तो मेरा पावर क्या डिक्रीज होगा क्या? बोलो। दूर जाऊंगा तो आप बोलोगे सर एरिया तो इंक्रीज हो रहा है। देखो पावर रेडिएट होता है तो ऑल डायरेक्शन में रेडिएट होता है। थोड़ा इसको समझो आप, अदरवाइज नहीं समझ रहा तो बताओ मेरे को। पावर रेडिएट जो हो रहा है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, पहली बात तो, इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे हम दूर जाते हैं तो क्या पावर डिक्रीज होता है? मतलब जो हीट है वो डिक्रीज होगा क्या दूर जाएंगे तो? ऐसा समझ लो कि कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है, कोई खा नहीं रहा है बीच में, तो क्या डिक्रीज होगा वो पावर, ये वाला? बताओ। सोचो थोड़ा। अभी अर्थ भी आएगा ना, अब यहाँ पे आपका अर्थ है, ये अर्थ, राइट। ये इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ले लो, सपोज पूरा है डी, स्मॉल डी। तो इतना तो आप बोल सकते हो कि अर्थ तक आने आने तक उसका क्या कम होता है? क्या कम होता है? उसका पावर कम होता है क्या? पहले तो बताओ। इंटेंसिटी। हाँ, पावर नहीं, इंटेंसिटी कम होता है। तो आपका इंटेंसिटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, निकलो इसको। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। पावर पर यूनिट एरिया, एरिया को क्या होगा? सरफेस एरिया। तो आपका पावर सेम रहता है लेकिन इंटेंसिटी चेंज होता है जैसे आप दूर जाओगे। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे होगा बताओ? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, लॉजिकली भी बोल सकते हो आप। जहाँ पे सबसे ज्यादा पावर होगा। नहीं, पावर तो कांस्टेंट है ना। तो एरिया सबसे कम जहाँ पे होगा। देखो सन के सरफेस पे, सन के सरफेस पे आपको नहीं दिख रहा है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वहां पे सन के सरफेस पे। यहाँ पे आपका इतना पावर है, यही पावर रहेगा, आगे ट्रांसमिट हो रहा है बस, वो इतना ही पावर है लेकिन आगे ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे जैसे आप दूर जाते हो, सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? एरिया बताओ। जैसे सरफेस पे आपका इंटेंसिटी है एस, जिसको हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ अर्थ सरफेस पे इंटेंसिटी कितना होगा? I1। ये क्वेश्चन है सपोज, ये थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जा रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सरफेस पे उसका इंटेंसिटी एस है, तो एस को क्या लिखोगे आप? पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। हाँ। और अर्थ सरफेस पे क्या होगा? I1। I1 होगा आपका पावर बाय, अभी एरिया क्या हो जाएगा बताओ? एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया बढ़ेगा तभी तो इंटेंसिटी कम होगा। एट सर अर्थ, डी हो जाएगा, आर प्लस डी, 4 पाई आर प्लस डी स्क्वायर। नहीं सेंटर से ना, तो 4 पाई डी आर स्क्वायर, प्लस सही बोले आप। सेंटर से डिस्टेंस डी है ना, तो इसलिए हाँ। डायरेक्ट डी लिख सकते हो, आर प्लस डी की जरूरत। बट आपने सही कॉन्सेप्ट बोला यहाँ पे। तो पावर तो आपका उतना ही है,
लेकिन एरिया बढ़ रहा है। जैसे आप दूर जाते हो ना तो एरिया इंक्रीज हो रहा है। एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताओ? इंटेंसिटी कम होगी। इंटेंसिटी कम होगा, राइट। जैसे आप देखते हो कि सन का जो इंटेंसिटी है एस, वो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। जब तक वो अर्थ सरफेस पे आता है तब उसका इंटेंसिटी कितना हो जाता है? कम होता है। 10 टू द पावर माइनस 13% कम होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए हम जल नहीं रहे। नहीं तो जैसे आप उसके पास जाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगा तो आप तो खत्म हो जाओगे। आपकी बॉडी उतना टेम्परेचर उतना एनर्जी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सपोज आप अर्थ की जगह और कौन सा प्लेनेट आता है रे बाबा अर्थ से पहले बताओ? मार्स। वीनस। मर्क्यूरी। कोई भी प्लेनेट आता है, मेरे को पता नहीं। तो इस प्लेनेट पे अगर आप रहते हो तो आपको क्या लगेगा? ज्यादा हीट नहीं लगेगा यहाँ पे, राइट। लेकिन आप देख रहे हो कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका भी तो टेम्परेचर कुछ होता है, 28-29 होता है नॉर्मल टेम्परेचर, राइट। हाँ तो ये आपको कहाँ से मिलता है? ये भी सन से ही तो मिलता है, हाँ। करेक्ट। तो अगर आप दूर भी जाओगे इस प्लेनेट से तो भी क्या होगा? आपकी बॉडी मतलब रेजिस्ट कर पाएगी क्या वो कंडीशंस? नहीं कर पाएगी। तो अर्थ हमारे लिए आइडियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीच में ना इंटेंसिटी आपका कम कौन करता है? ओजोन लेयर का आपने कॉन्सेप्ट भी सुना होगा। अर्थ के अराउंड क्या है? ओजोन लेयर O3। ओजोन लेयर है। तो बेसिकली क्या कर रहा है वो? इंटेंसिटी को और कम कर रहा है। मतलब बेसिकली कैसे कम कर रहा है वो? पावर को कम करके। एरिया तो डिक्रीज नहीं कर सकता ओजोन लेयर, एरिया तो वही रहेगा। तो बेसिकली पावर जो होता है सोलर सिस्टम का या फिर सन का, वो कांस्टेंट रहता है पूरे सोलर सिस्टम में। लेकिन हर प्लैनेट पे आपका इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो अगर आपको सन पे इंटेंसिटी निकालना हो तो पावर क्या है आपका? सिग्मा 4πr² T0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4πd²। तो आप यहाँ पे देखोगे इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस विल बी सिग्मा r² बाय d² इंटू T0 टू द पावर 4, ये होगा। दिस विल बी द इंटेंसिटी एट अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखो और पावर वाला। पूरे सोलर सिस्टम में पावर सेम अज्यूम कर सकते हो, जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उसके रिस्पेक्ट। मेंस में भी आ ही सकते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या चेंज होगा आपका? फिर बोलेगा पावर चेंज होगा या फिर एरिया चेंज होगा? आप बोलोगे एरिया अलग अलग है, दो अलग अलग जगह है। तो बेसिकली जितने डिस्टेंस पे जाते हो ना उतने डिस्टेंस पे आपको स्फीयर बनाना पड़ेगा, सो दैट आपका एरिया क्या आएगा? बस स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। बताए कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया तो? थोड़ा अलग है लेकिन है तो इजी। राइट राइट। लाइट का भी बोल सकते हो ना आप। आपके घर में अगर लाइट है, ये लाइट है सपोज, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, तो सरफेस पे आपका क्या होगा? इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। जैसे आप दूर दूर जाओगे तो आपका इंटेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। लेकिन पावर तो उतना ही रेडिएट हो रहा है ना। लाइट भी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज आपका क्या करती है? पावर रेडिएट करती है। सर वो क्या है? लाइट, अच्छा बल्ब। एलईडी लाइट। ओके सर। जैसे आपने देखा होगा वो जो पुराना वाला लाइट था, ऐसा वाला जिसमें टंगस्टन वो था, तो इसकी वजह से आप देखोगे रूम गर्म भी हो जाता था, करेक्ट। आप देखोगे बहुत सारी जगह पे उस लाइट से आप
वो गर्म कर दे, ओवन में भी होता है, राइट। तो ये हीट रेडिएट कर रहा है और उसका सबसे ज्यादा हीट रेडिएट हो रहा है वो जो पीला वाला बल्ब था, क्योंकि ज्यादा पावर रेडिएट करता था वो। आप बोलते थे ज्यादा पावर वाला बल्ब है, ज्यादा पावर वाला बल्ब है, राइट। फिर बाद में आपके एलईडी वाले बल्ब आ गए, वो कम पावर वाला है लेकिन ज्यादा लाइट देता है। तो एलईडी बेसिकली आपको लाइट ज्यादा देता है, पावर कम देता है, समझ रहे हो? वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया बाद में। तो इसके रिस्पेक्ट भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सरफेस पे उसका रेडियस आर है, तो आपको डी डिस्टेंस पे उसका इंटेंसिटी निकालना है, तो निकाल सकते हो आप। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हमको देखना है जो स्टीफन्स लॉ था ना, उससे हीट ट्रांसफर कितना होगा, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देते हैं। आज जो भी हुआ थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या था, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, लेकिन आप समझ के देखो उस कॉन्सेप्ट को कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ये तो आपको पता चल जाएगा, काफी इजी है बाकी वाले, लेकिन अगर आपको ब्लैक बॉडी पता नहीं चल रहा है तो फिर नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आगे वो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम भी बनेगा, लैम्बडा भी आएगा, वेवलेंथ, राइट। तो इसमें कुछ डाउट है तो बता दो अभी। ब्लैक बॉडी, स्टीफन्स लॉ और इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख सकते हो आप इंटेंसिटी। आज के लिए इतना ही करते, बाकी आप क्वेश्चन करते रहो। हाँ, अच्छे के अच्छे क्वेश्चन पूछा आज आपने, सही है, ठीक है। और कोई क्लास है आपकी इसके बाद, बताओ। हाँ सर है, तो इसी मीटिंग आईडी पे या फिर क्या पता। तो इसी एंड कर दो मीटिंग फिर मैं आईडी पे, मीटिंग। हाँ बोलो इसी बोलो। मीटिंग आईडी पे एंड कर दो फिर भी। एंड कर दो ना, स्टार्ट कर देंगे सर। हाँ चलो फिर बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं बाय सर, नेक्स्ट बाय थैंक यू क्लास। सर। सर, बाय बाय। बाय सर।